बच्चों इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के एग्जाम्पल नंबर 1.4 और 1.5 सॉल्व करेंगे। देखते हैं पहले एग्जाम्पल 1.4। इस एग्जाम्पल में गिवन है बच्चों कि कूलम्ब्स लॉ जिसकी हेल्प से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड करते हैं बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस एंड न्यूटन्स लॉ जिसकी हेल्प से ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करते हैं बिटवीन 2 स्टेशनरी पॉइंट मासेस, दोनों ही इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करते हैं। मीन्स दोनों ही डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अगर डिस्टेंस को इंक्रीज करते हैं तो जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो डिक्रीज हो जाता है। अब फाइंड क्या करना है इस एग्जाम्पल में? इस एग्जाम्पल में बच्चों 2 पार्ट्स हैं ए एंड बी। ए पार्ट में फिर से 2 पार्ट्स हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो पहले हम ए पार्ट देखते हैं। कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ दीज फोर्सेज बाय डिटरमाइनिंग द रेशियो ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स। यहाँ पर हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशो फाइंड करना है। फर्स्ट केस में फॉर एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एंड सेकेंड केस में फॉर 2 प्रोटॉन्स। तो पहले इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, इनका रेशो फाइंड करना है। फिर 2 प्रोटॉन्स के बीच लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, इनका रेशो फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो बच्चों ए पार्ट का फर्स्ट पार्ट देखते हैं पहले। यहाँ पर हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशो फाइंड करना है फॉर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला, ये कूलम्ब्स लॉ से हमने फॉर्मूला लिख लिया, Fe इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r²। यहाँ पर 1/4πε0 को हम लिख देते हैं K, और चार्जेस जो हैं वो दोनों पर सेम ही रहते हैं ना, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर, बस ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव चार्ज होता है। मैग्नीट्यूड दोनों के सेम ही रहते हैं, तो इसको हमने लिख लिया यहाँ पर E², E² आ गया। डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन वो हम R लेकर चल रहे हैं, इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। अब इन दोनों के बीच में, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से फाइंड करेंगे। तो Fg इज इक्वल टू Gm1m2/r², ये फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया। यहाँ पर फर्स्ट जो मास है वो इलेक्ट्रॉन का ले लेते हैं और ये प्रोटॉन का, तो MEmP इस तरीके से लिख दिया, और डिस्टेंस दोनों के बीच में R ही है। अब इक्वेशन 1 एंड 2 को हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास रेशो Fe/Fg आ जाएगा। और इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम देखें तो डिस्टेंस जो है वो दोनों के लिए सेम ही है, तो r² से r² कैंसिल हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी Ke²/Gmemp। अब हमें यहाँ पर ये सारी वैल्यूज़ रखनी है, तो यहाँ वैल्यूज़ रख देते हैं। K की वैल्यू क्या होती है? 1/4πε0 की वैल्यू क्या होती है बच्चों? न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी 9 × 10⁹ होती है, वो रख दी। और चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन का या प्रोटॉन का? तो ये चार्ज का हमने यहाँ पर मैग्नीट्यूड रखा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और इसका स्क्वायर कर दिया। अब हम यहाँ पर रखेंगे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G की वैल्यू, और इसकी वैल्यू 6.67 × 10⁻11 ये होती है। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है बच्चों? 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। अब यहाँ प्रोटॉन का मास रख देते हैं। प्रोटॉन का मास क्या होता है? 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम। तो हमने ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पर रख दी हैं। अब हमें ये कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन हम देख रहे हैं कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशन हमें लग रही है, तो हम इसको थोड़ा सा इजी कर लेते हैं कि पहले हम ये सब जो नंबर्स हैं इनको लिख लेते हैं, फिर पावर्स हम सारी अलग एक साथ लिख लेंगे। तो 9 × 1.6 × 1.6 अपॉन 6.67 × 9.1 × 1.67 ये लिख ली हमने। अब हम यहाँ पर सारी पावर्स लिख लेंगे। तो यहाँ पर क्या है? ये 10⁹9, यहाँ पर आ जाएगी ये -38 पावर, ये -11 ऊपर जाकर ये हो जाएगा +11, ये -31, ये +31, -27 +27, तो ये आ गई हमारे पास वैल्यू। अभी भी कैलकुलेशन काफ़ी है इसमें, तो हम क्या करें, हम वैसे थोड़ा राउंड ऑफ करके कैलकुलेशन कर लेते हैं, क्योंकि ये पावर्स हम देख रहे हैं कि यहाँ पर पावर प्लस में काफ़ी ज़्यादा है,
तो बहुत बड़ी वैल्यू आएगी, तो हम थोड़ा नंबर्स को राउंड ऑफ कर सकते हैं, तो रिजल्ट पे कोई बहुत इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। राउंड ऑफ किस तरीके से करें, जैसे ये 1.6 है, ये 1.67 है, तो हम इनको एक दूसरे से कैंसिल कर देंगे, बस हम यहाँ पर इसको शो नहीं करेंगे। ये तो हमारा एक तरीके से कैलकुलेशन इजी करने के लिए एस्टिमेशन है। और ये 9 को हम 9.1 इससे कैंसिल कर देंगे। तो इस तरीके से बच्चों हम यहाँ पर थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करके जब सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है 1/4.17 इंटू 10⁻40। ठीक है, ये पावर्स आप देखेंगे तो ये यहाँ पर 40 आ जाएगा। इससे हमने इसे कैंसिल कर दिया, 1.6 से इसे कैंसिल कर दिया, 1.6 से हमने डिवाइड किया है 6.67 को, तो ये वैल्यू आ गई है। तो काफ़ी इजी हो गई हमारे लिए कैलकुलेशन। अब हम क्या करते हैं, इस पावर को 39 कर देते हैं और यहाँ पे 10 कर दे, और फिर हम जब इसको आगे डिवाइड करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 2.4 इंटू 10⁻39। इसको हम थोड़ा ऐसे लिख लेते हैं कि नियरली इक्वल टू ये इसके आ जाएगा। और ये वैल्यू किसकी है, FE/FG की वैल्यू। तो ये जो रेशो आया है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का, वो इतना आ गया है लगभग। तो यहाँ पर ऑर्डर हम देख सकते हैं, जो पावर है वो 39 है, मींस जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो 10⁻39 के ऑर्डर में स्ट्रॉन्ग है ग्रेविटेशनल फोर्स के। तो बच्चों ये इसका फर्स्ट केस था फॉर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। अब हम देखते हैं इसका सेकेंड केस फॉर प्रोटॉन एंड प्रोटॉन। तो अब हमें रेशो फाइंड करना है यहाँ पर FE/FG, ये रेशो फाइंड करना है। तो हम यहाँ इससे देखें, अगर ये फर्स्ट पार्ट से, तो हमारे पास ये वैल्यू आई थी, इसको सॉल्व करके KE²/GME/MP। तो इस बार क्या है, चार्ज तो E² ही आएगा, लेकिन जो मास है वो इलेक्ट्रॉन का नहीं, यहाँ प्रोटॉन का ही आएगा, तो MP² आ जाएगा। तो इसको हम क्या लिख लेंगे, KE²/GMP²। और अब यहाँ पर हम सारी वैल्यूज रख देंगे। K की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9, E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻−19, इसका स्क्वायर कर दिया हमने। G की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11, मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू 10⁻27, और इसका भी यहाँ पर स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करना है, कैलकुलेशन यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा है, तो हम वही मेथड यूज़ करते हैं। पहले ये नंबर्स लिख लेते हैं, 9 6, और यहाँ हम फिर से ऐसा ही कर लेते हैं कि इनको ऐसे कैंसिल कर देते हैं। हम यहाँ पर दिखाएंगे नहीं, बस हम एस्टिमेशन लेकर इनको इस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, वरना कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। तो हम इन्हें कैंसिल कर देते हैं, और यहाँ पर हम ये 9 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, और उसके बाद हमको जो रेशो मिलता है कैलकुलेशन करने के बाद, तो ये हमें नियरली इक्वल मिल जाता है 1.3 इंटू 10⁻36, ये वैल्यू मिल जाती है यहाँ पर। तो इस तरह हमने देखा कि यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में। तो ये हो गए बच्चों फर्स्ट और सेकंड पार्ट, जिसमें हमने रेशो फाइंड कर लिए हैं फोर्सेस के। अब हमको देखना है बी पार्ट। बी पार्ट क्या है, पहले हम एक बार क्वेश्चन में देख लेते हैं। पार्ट में बच्चों, एस्टिमेट द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ड्यू टू द इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ देयर म्यूचुअल अट्रैक्शन व्हेन दे आर 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻10 मीटर अपार्ट। तो हमको यहाँ पर एक्सेलरेशन फाइंड करना है इलेक्ट्रॉन के लिए, प्रोटॉन के लिए, इनके बीच में लगने वाले फोर्स की वजह से, जबकि इनको 1 एंगस्ट्रॉम की डिस्टेंस पर रखा गया है। और यहाँ पर हमें ये भी गिवन है कि 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻10 मीटर। और मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो हम पहले यूज़ कर ही चुके हैं फर्स्ट पार्ट में भी, ए पार्ट में। तो अब बी पार्ट में हम एक्सेलरेशन फाइंड कर लेते हैं।
बच्चों यहाँ पर फोर्स का मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा, इलेक्ट्रॉन जो प्रोटॉन पे फोर्स लगा रहा है या प्रोटॉन जो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा रहा है, तो फोर्स तो दोनों के बीच में सेम ही रहेगा। तो अब हम यहाँ पे एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं पहले इलेक्ट्रॉन के लिए। इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन इसको हम लिख दे रहे हैं AE, और यहाँ पर F अपॉन आ जाएगा ये ME, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और फोर्स तो दोनों ही केसेस में सेम है, तो हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड कर लेते हैं। और फोर्स की वैल्यू KE² अपॉन R², और यहाँ पर ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये आपको समझ में आ गया होगा कि K तो हो गया 1/4πε0, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के और प्रोटॉन के बीच में लगने वाला फोर्स है। तो यहाँ हम दोनों के चार्ज लेंगे तो E और E² आ जाएगा, और ये डिस्टेंस R²। तो इस तरह से ये फोर्स की वैल्यू आ गई। अब हम यहाँ पे सारी वैल्यूज़ रख देते हैं। 9 × 10⁻⁹, 1.6 × 10⁻⁻19 स्क्वायर इसका, और डिस्टेंस तो यहाँ अपॉन में आ जाएगी। डिस्टेंस हमें कितनी गिवन है, 1 एंगस्ट्रॉम, और इसकी वैल्यू मीटर में होती है 10⁻⁻10। यहाँ पर हम लिख देते हैं कि R हमें गिवन है 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। और अब यहाँ पर हमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू रखनी है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 × 10⁻31। तो बच्चों अब यहाँ इसकी कैलकुलेशन करनी है हमको, तो फिर इसी तरीके से हम इसको लिख लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर ये कैलकुलेशन करने के बाद हमको एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो मिल जाता है 2.56 × 10⁻22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इतने एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट होगा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में लगने वाले फोर्स की वजह से। अब हम देखते हैं एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन। एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन को हम AP ऐसे लिख देते हैं, और इसकी वैल्यू फिर से वही आ जाएगी KE² अपॉन R², और यहाँ मास आ जाएगा मास ऑफ प्रोटॉन। फिर सारी वैल्यूज रख लेते हैं। सॉल्व करके हमारे पास वैल्यू आ जाती है 1.44 × 10⁻19। ठीक है बच्चों, तो ये वैल्यू आ गई एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन, कि प्रोटॉन इतने वैल्यू से, इतने मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट होता है, और इलेक्ट्रॉन के लिए हमने देख लिया 2.56 × 10⁻22। तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा एक्सेलरेट हो रहा है क्योंकि उसका मास कम है। फोर्स तो दोनों पर सेम है, लेकिन मास दोनों के डिफरेंट हैं। तो इलेक्ट्रॉन का मास कम है, इसलिए वो ज़्यादा एक्सेलरेट हो रहा है प्रोटॉन के कंपैरिजन में। तो बच्चों ये था एग्जाम्पल 1.4, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल 1.5। बच्चों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एग्जाम्पल 1.5 की लैंग्वेज काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है ये। तो हम ये क्वेश्चन पूरा रीड नहीं करते हैं अभी, आप इसको पढ़ लेंगे। मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देती हूँ फिगर की हेल्प से कि क्या इसमें हमें गिवन है और क्या हमें इसमें फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 चार्ज मेटेलिक स्फीयर हैं, ये आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं A और B। A इस तरीके से सस्पेंडेड है, और B जो है उसको एक इंसुलेटिंग हैंडल की हेल्प से होल्ड किया हुआ है। इंसुलेटिंग हैंडल का यहाँ पर क्या पर्पज़ है कि जो चार्ज है वो हैंड तक ट्रांसफ़र ना हो, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको चेंज भी किया जा सके। तो हमको चार्जेस गिवन नहीं है यहाँ पर, तो हम मान लेते हैं कि इस पर Q1 चार्ज है और इस पर Q2 चार्ज है। यहाँ हमें डिस्टेंस गिवन है इनके बीच की कि 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर हैं ये दोनों। अब क्या किया गया बच्चों, 2 अनचार्ज्ड आइडेंटिकल स्फीयर्स लिए गए C एंड D। C और D अनचार्ज स्फीयर हैं और दोनों एक जैसे ही हैं, या हम कहें कि ये यहाँ पर सारे ही स्फीयर्स जो हैं वो आइडेंटिकल है, क्योंकि साइज से भी फर्क पड़ता है चार्ज के ट्रांसफर में, तो हम इनको आइडेंटिकल ही मानकर चल रहे हैं। तो अब क्या किया गया कि ये जो C और D अनचार्ज स्फीयर लिए गए, C को A के कांटेक्ट में लाया गया और D को B के कांटेक्ट में लाया गया। तो अब इससे क्या हुआ कि चार्जेस जो हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गए,
मतलब यहाँ पर अगर इनिशियली हमने माना था कि Q1 चार्ज है, तो अब Q1/2 इस तरीके से दोनों में ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया, A और C में। ऐसे ही यहाँ पर B और D में अगर ये हमने माना था कि ये Q2 चार्ज है, तो यहाँ पर अब Q2/2 और यहाँ पर भी Q2/2 ये चार्ज आ गया D में। तो ये अनचार्ज स्फीयर जो हैं अब ये चार्ज्ड हो गए हैं। अब क्या किया गया, C और D को रिमूव कर दिया गया। C को हटा दिया, D को हटा दिया। A और B 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर थे जो, उस डिस्टेंस को भी रिड्यूस करके 5 सेंटीमीटर कर दिया गया। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, अब यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है इसको 5 सेंटीमीटर कर दिया गया। तो इस क्वेश्चन में किया क्या गया है कि जो चार्जेस हैं वो पहले जितनी डिस्टेंस पर थे उस डिस्टेंस को तो हाफ कर दिया गया, और चार्जेस के मैग्नीट्यूड्स जो हैं उनको भी हाफ कर दिया गया। अब हमें यहाँ पर बताना क्या है, यहाँ पर हमको कंपेयर करना है इस केस में फिगर ए और सी में जो फोर्सेस हैं उनको कंपेयर करना है। तो कूलम्ब्स लॉ की हेल्प से हम इनके बीच का फोर्स फाइंड करेंगे और यहाँ फिगर सी में जो फोर्स है उसे फाइंड करेंगे और इन्हें कंपेयर कर लेंगे कि फोर्स पर क्या इफेक्ट पड़ा इस प्रोसेस में। ये जो रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ है चार्ज का, इसके बाद फोर्सेस पर क्या इफेक्ट पड़ा। हैं कि इनिशियली जो चार्ज है वो ए स्फीयर पर QA पर हमने मान लिया कि ये Q1 है, और B स्फीयर पर हम मान लेते हैं कि ये चार्ज है Q2। ठीक है, यहाँ हमें डिस्टेंस भी गिवन है, तो हमने इनिशियली मान लिया कि डिस्टेंस R1 है और उसको हम R लिख लेते हैं, और ये वैल्यू हमें गिवन है यहाँ पर 10 सेंटीमीटर। इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग 10⁻²। तो ये हमारे पास पहले की वैल्यूज आ गई हैं, और इस केस में जो फोर्स है वो क्या आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर कूलम्ब्स लॉ की हेल्प से फोर्स क्या होगा, K/QA/QB/R², ये लिख लेंगे हम। तो QA और QB ये क्या है यहाँ पर, Q1 एंड Q2/R²। डिस्टेंस हमने R ही लिख लिया और इसको हम मान ले रहे हैं कि ये है इक्वेशन नंबर 1। पहले इतनी फोर्स थी, क्योंकि हमें यहाँ पर मैग्नीट्यूड्स तो फोर्स के गिवन नहीं है, इसलिए हम इसको ऐसे ही लिख लेते हैं। अब है आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। अब चार्जेस के रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद जो QA की वैल्यू है वो कितनी हो गई है, A पर जो चार्ज है वो कितना हो गया है, वो हो गया है Q1/2, और ऐसे ही QB की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई है, Q2/2, और जो डिस्टेंस है R2 की वैल्यू वो हो गई है R/2। ठीक है ना, चार्जेस जो हैं वो भी हाफ हो गए हैं और जो डिस्टेंस है वो भी 10 से 5 कर दी गई है रिड्यूस करके। तो अब यहाँ पर जो फोर्स है उसकी क्या वैल्यू हो जाएगी, हम मान लेते हैं कि अब जो फोर्स है उसको हमने F' लिख लिया कि ये F' है, तो F' इज इक्वल टू K, और यहाँ इनकी वैल्यूज रखेंगे हम। तो Q1/2 Q2/2 अपॉन R2 ये R/2 इसका स्क्वायर। अब यहाँ हम देखें तो ये 2 और 2 की मल्टीप्लाई 4, और यहाँ पर भी 4, तो ये कैंसिल हो गया। तो हमारे पास आ गया Q1 Q2/R², ये आ गया। अब इसको देखकर हमें समझ में आ गया है कि ये वैल्यू तो F की वैल्यू है, Q1 Q2/R², तो ये वैल्यू किसकी आ गई, F की वैल्यू। ये हमने लिखा है यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इस तरह से हमारे पास क्या आ गया, F' इज इक्वल टू F, ये आ गया हमारे पास। मीन्स जो फोर्स है उस पर कोई इफेक्ट, फोर्सेस हैं वो अनऑल्टर्ड रहे, अनचेंज रहे, फोर्स में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। अगर चार्जेस के मैग्नीट्यूड्स को हाफ कर दें और उनके बीच की डिस्टेंस को भी हाफ कर दें तो फोर्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, फोर्स उतनी ही रहेगी जितनी पहले थी। तो बच्चों आई होप कि आपको ये दोनों एग्जांपल्स 1.4 और 1.5 समझ में आ गए होंगे। फिर भी आपके कोई डाउट्स हों तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।